हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में बहुत विस्तार में। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि महमूद गजनवी को ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था, और ये कथन किसके हैं? हेनरी इलियट के। तो देखिए, अधिकांश विद्वानों में ना ये मतभेद रहता है कि उन्होंने कितनी बार आक्रमण किया था। तो सबसे ज्यादा समर्थन किसका किया जाता है? हेनरी इलियट ने जो बोला है कि महमूद ने 17 बार आक्रमण किया था। ओके, इनका आक्रमण शुरू होता है 1000 से, लेकिन 1000 में इन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों पे ही आक्रमण किया था। एक्चुअल में देखा जाए तो 1001 से इनका आक्रमण शुरू होता है। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो आप, जैसा कि मैं पहले पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ और आपसे बोलूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहला पार्ट देख लीजिएगा, ये अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, लिंकेजेस बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हेनरी इलियट की अगर हम अगर हम महमूद गजनवी की बात करें तो आपने इससे पहले मतलब देख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है और जिन्होंने देखा है वीडियो उसको पता ही होगा। सुबुक्तगीन है ना, सुबुक्तगीन जो था उसकी मृत्यु हो जाती है 997 ईस्वी में, 997 में, 977 से 97 तक रहते हैं। मृत्यु से पहले ही उनके दो पुत्र होते हैं, इस्माइल और महमूद। इस्माइल से उनका ज्यादा लगाव होता है और वो इस्माइल को ही उत्तराधिकारी घोषित करके जाते हैं। ये बात महमूद को अच्छी नहीं लगती है। जब उनकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की, तो महमूद इस्माइल को हटा देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, 7 महीने के अंदर ही। तो ये एक बात समझ में आ गई। आपको बताती हूँ मैं कि जो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह, उन्होंने महमूद को 2 उपाधियां दी थी, यमीनुद्दौला जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, और अमीन उल मिल्लत। और ये उपाधि के बाद महमूद ने, ऐसा कहा जाता है कि शपथ ली थी कि वो हर साल प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनवी की अगर बात करें, इनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1971 को हुआ था। माता इनकी गजनी के पास जबलुस्तान के एक धनवान की कन्या थी, इसीलिए इसे जबलुस्तान का महमूद भी कहा जाता है, महमूद गजनवी को। 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के राज्य का स्वामी बना और वह आजम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। ठीक है, तारीख बुजीदा सिस्तान के राजा, अब देखिए ये सोर्स था, और सिस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को इसने क्या किया था? जो सिस्तान का राजा था खल्फ बिन अहमद, उसको परास्त करके महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की थी, और सुल्तान की पदवी धारण करने वाला ये पहला शासक था, ये याद रखिएगा। यद्यपि भले ही उसके सिक्के पर केवल अमीर महमूद अंकित है। ठीक है, की बात समझ में आई ना? चलिए आगे देखते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030, 998 से 1030। अच्छा, सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण करता है? 1025 में ना। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है ना, महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए, आरंभ में महमूद ने अपनी शक्ति, ये इसका टाइमिंग मैं बता रही हूँ, 998 से लेके 1030 है ना। आरंभ में महमूद ने अपनी शक्ति को किस तरीके से सुदृढ़ किया? उसने मध्य एशिया, हेरात, बल्ख, बस्त और खुरासान, इन सब जगहों पर कब्जा किया और अपनी स्थिति को क्या किया? दृढ़ किया स्टार्टिंग में। ठीक है, महमूद ने भारत पर कितने आक्रमण किए, इस संबंध में मैंने बताया विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन सबसे ज्यादा समर्थन किसके कथन का होता है? हेनरी इलियट। इन्होंने बताया 1000 से लेके 1027 तक। ठीक है, इसके आक्रमण का एक मतलब क्रम था, और इस पीरियड के, मतलब अगर मैं बोलूं 1000 से लेके 1027 तक इसने कितने आक्रमण किए? तो 17 आक्रमण किए। प्रथम अगर हम बात करें 1000 ईस्वी, सीमावर्ती नगरों पर हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ दुर्गों पर अधिकार कर वापस गजनी लौट जाता है। तो सीमावर्ती नगरों पर हिंदू शाही राज्य का जो सीमावर्ती क्षेत्र था उस पर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण करने के बाद उस पर अधिकार कर लेने के बाद वापस ये गजनी लौट जाते हैं। ठीक है, ये बात हुई
1000 ईस्वी की। दूसरे की बात करें तो 1000 के बाद 1001 हिंदू शाही राज्य पर, ठीक है। इस वंश का राजा, हिंदू शाही वंश का राजा कौन था? जयपाल, नाम सुना होगा। अंततः ये बेचारे क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। जयपाल ने पेशावर के निकट महमूद का मुकाबला किया, और पेशावर के निकट मुकाबला तो किया, लेकिन ये क्या हुआ? पराजित हो जाता है, ठीक है। और इसको क्या कर लिया जाता है कि इसकी जो सेनाएं थी, इसके जो संबंधी थे, उन सबको महमूद क्या करता है? बंदी बना लेता है, और बाद में कुछ मतलब कुछ हाथी और कुछ पैसे लेके इनको रिहा भी कर देता है। जैसा कि आगे लिखा है कि महमूद ने राजधानी बेहिंद अथवा उद्भांडपुर, मतलब उद्भांडपुर राजधानी थी, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, तो बेहिंद अथवा उद्भांडपुर पर कब्जा कर लिया, और 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार, है ना, लेकर जयपाल को क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो ये आक्रमण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? पेशावर के पास इसकी मतलब मुकाबला किया था, एंड फाइनली हार जाते हैं जयपाल, और जयपाल को बंदी बना लेता है महमूद और उनके कुछ साथियों को भी, एंड फाइनली 2.5 लाख दिनार और 25 हाथी लेके उनको रिहा कर देता है। ये बात समझ में आ गई? राजधानी उद्भांडपुर, ओके। चलिए, जयपाल अपनी निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस करते हैं कि फाइनली वो जो है आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। जयपाल का पुत्र अब आएगा, नाम क्या है? आनंदपाल। तो जयपाल का पुत्र आनंदपाल अब गद्दी पर बैठ गए, ठीक है। उत्तर भारत में हिंदू शाही वंश प्रथम महत्वपूर्ण हिंदू राज्य था जिसने मुस्लिम आक्रमण का शिकार, जो कि मुस्लिम आक्रमण का शिकार हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाइए तीसरा आक्रमण। हमने देखा 1000, हमने देखा 1001, 1002, 1004, ठीक है। देखिए 1001 पहला आक्रमण हुआ, 1000, फिर 1001, फिर आ जाइए 1004, ठीक है। 1004 तीसरा आक्रमण वो कब करता है? 1004 में। कहाँ पे किया? भेजा, वर्तमान का उच्च, भेजा के राजा बजरा। तो भेजा का राजा है कौन? है बजरा, ठीक है। बजरा पराजित होकर भाग गया, और इसके राज्य को इसने क्या किया? जब बजरा भाई राज्य छोड़ के अपना भाग गया, वो भेजा को छोड़कर वो भाग गया, बाद में क्या हुआ? महमूद ने उसके राज्य को भयानक लूटा, और निवासी जो थे, बजरा के जो राज्य था भेजा, वहां के जो निवासी थे, उनको जबरदस्ती इस्लाम धर्म में मतलब धर्म परिवर्तन करवा देता है, ठीक है। तो मुसलमान बनाया उसने वहां के निवासियों को, ओके। अब देखिए आगे, तो हमने अभी तक क्या देखा? पेशावर में जयपाल, फिर हमने क्या देखा? भेजा, है ना। चलिए चौथा हम देखते हैं 1005 में मुल्तान पर। तो यहां लिख दूं मैं मुल्तान, ओके। यहाँ का शासक कौन था? फतेह दाऊद। कौन था? फतेह दाऊद। ये मुसलमानों का जो शिया संप्रदाय है ना, शिया संप्रदाय करमाथियों से संबंधित था, ठीक है। देखिए जब मैंने इस्लाम का उदय पढ़ाया था ना, तो वहां पे मैंने शिया और सुन्नी बताया है, देखिएगा वो वीडियो, समझ में आएगा। और वैसे भी आप पढ़ रहे हो तो आपको जानना भी चाहिए, है ना। ओके, करमाथियों से संबंधित था। महमूद के आक्रमण से बचने के लिए, मैंने बोला कि यहाँ का शासक कौन था? दाऊद। सिया संप्रदाय करमाथियों से संबंधित था, और महमूद का जब यहाँ पे आक्रमण होता है मुल्तान पर, तो ये महमूद के आक्रमण से बचने के लिए आनंदपाल, कौन? आनंदपाल से सहायता मांगता है। ये आनंदपाल से कहता है मेरी हेल्प करो, ठीक है। आनंदपाल ने क्या किया? भेरा, क्या बोला मैंने? भेरा के निकट महमूद का मुकाबला किया, लेकिन हुआ क्या कि पराजित हो गया। और दाऊद ने कहा मुझे भी आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, ठीक है। और दाऊद ने कर लिया आत्मसमर्पण, और 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष देने का वादा भी किया, है ना। चलिए, तो हमने देखा मुल्तान। अब आगे बढ़िए। मुल्तान पर कब्जा कर लिया इसने, अब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया दाऊद ने, अब इसने कर लिया मुल्तान पर आक्रमण तो कर ही चुका था, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। और वापस जाते समय महमूद ने सुखपाल, ठीक है, को मुल्तान का शासक बना दिया। सुखपाल कौन था? आनंदपाल का पुत्र था,
ठीक है। सुखपाल को वहां का शासक बना दिया। अब सुखपाल को शासक तो बनाया, सुखपाल ने क्या किया, उसने मुस्लिम धर्म को मतलब अपना धर्म परिवर्तन करके उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसने इस्लाम ग्रहण किया और नौशाद शाह, आपसे पूछ सकते हैं नौशाद शाह नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा सुखपाल, नौशाद शाह सुखपाल। लेकिन जब ये शासक बन जाता है ना, तो उसके बाद ये क्या करता है कि इस धर्म को फिर से छोड़ देता है, हिंदू धर्म में आ जाता है, पुनः हिंदू धर्म में आ जाता है। जैसे ही हिंदू धर्म में आता है तो महमूद क्या करता है, इसको पद से हटा देता है और फिर उसके बाद इसको बंदी बना लेता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई ना, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो। पांचवा आक्रमण सुखपाल को, अब देखिए सुखपाल ने अपराधी कर दिया उसकी नजर में कि एक तो पहले उसने क्या किया, महमूद ने इसको शासक बनाया और इसने इस्लाम धर्म कबूल किया। ठीक है, बाद में जैसे ही शासक बनता है तो ये छोड़ देता है, परिवर्तन करके मतलब इस्लाम धर्म को छोड़कर पुनः हिंदू बन जाता है। तो महमूद ने क्या किया है, अब ये जो पांचवा आक्रमण करेगा तो मेन उसका उद्देश्य होता है कि मैं सुखपाल को दंडित करूंगा, है ना। तो सुखपाल को दंड देने के लिए सुखपाल को बंदी गृह में डलवा देता है। ये क्या करता है, सुखपाल को बंदी गृह में डलवा देता है। छठा आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में, आनंद पाल के विरुद्ध गद्दी प्राप्ति के बाद, आनंद पाल के विरुद्ध गद्दी प्राप्ति के बाद, अब देखो ये होता है आनंद पाल के विरुद्ध होता है। ठीक है, आनंद पाल की स्थिति क्या थी ये सुनिए, वही लिखा हुआ है, गद्दी प्राप्ति के बाद, मतलब जो आनंद पाल गद्दी पर बैठता है ना, उसके बाद उसकी स्थिति जो होती है मतलब बहुत ज्यादा अत्यंत दयनीय हो जाती है। ठीक है, अत्यंत दयनीय थी। दक्षिण में उसके जो राज्य की सीमाएं थी वो मुल्तान के जो अमीर राजा थे, उनके अमीर जो वहां पे शासन कर रहे थे, उनकी सीमाओं से टकराने लगी थी। ठीक है, और भटिया, ध्यान से सुनिएगा, भटिया सहित झेलम के पश्चिमी किनारे के प्रदेश उसमें सम्मिलित थे। ठीक है, पश्चिमी किनारे के, और उसके राज्यरोहण के समय भटिया का शासक विजय राज था। जब ये बैठा था तो उस समय कौन था, विजय राज था। मुल्तान विजय के पहले महमूद ने यहाँ आक्रमण कर रखा था। ठीक है, विजय राज को पराजित कर दिया, भटिया किले पर कब्जा किया था, और इस युद्ध में कहते हैं कि ये जो विजय राज था ना, वो लड़ा लेकिन वीरता पूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हो जाता है। कौन, विजय राज, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए मुल्तान पर आक्रमण। अब देखिए मुल्तान पर आक्रमण के समय क्या हुआ कि आनंद पाल ने महमूद को बाधा पहुंचाया था, मतलब जब वो आक्रमण कर रहा था तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक अवरोधक का काम कर रहा था, उसे परेशान कर रहा था। इसी कारण महमूद ने क्या किया, अपना छठा अभियान आनंद पाल के विरुद्ध चलाया था। तो हम ये देख रहे हैं ना छठा आक्रमण, तो ये एक कारण था। ठीक है, इसी कारण से महमूद ने अपना छठा अभियान आनंद पाल के विरुद्ध चलाया। ठीक है, आनंद पाल ने महमूद के आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवाहा, कलिंजर के कलचुरी, कन्नौज के राठौर और दिल्ली के अजमेर के चौहानों का एक संघ बनाया। और कहा जाता है कि पंजाब के खोखर जो थे, पंजाब के खोखर लोगों ने भी आनंद पाल की सहायता की थी, है ना, और बहुत ही बहादुरी से इन लोगों ने लड़ाई की थी। अभी आगे देखिएगा, आनंद पाल ने एक विशाल सेना एकत्र की और सिंधु के किनारे पेशावर के निकट होता है एक युद्ध, निर्णायक युद्ध। इस युद्ध में 30,000 खोखरों ने क्या किया, 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद की सेना मतलब कांप के रह गई और इधर उधर विचलित होने लगी। महमूद भी पीछे हटने की सोचने लगा, लेकिन देखिए दुर्भाग्य क्या था कि जो महमूद की सेना थी वो क्या की कि जो तीरे छोड़ रहे थे, मतलब कि अल कतरे की अग्नि ज्वालाएं, है ना, छोड़ रहे थे, तो उससे भयभीत होकर जो आनंद पाल का हाथी था उसने मैदान छोड़ दिया। और उसके बाद मतलब और भी सेनाएं जो थी इसकी वो भी हटने लगी, और फाइनली होता क्या है, महमूद जीत जाता है। तो 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद की सेना विचलित होने लगी। महमूद पीछे हटने की लिए सोचने लगा, पर दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अल कतरे की अग्नि ज्वालाओं से भयभीत होकर आनंद पाल का हाथी मैदान से भाग गया, और भी जो थे मतलब सेनाएं थी वो भी पीछे हट गई।
महमूद हो गए विजयी। महमूद ने सॉल्ट रेंज में स्थित आनंदपाल की राजधानी नंदन, या फिर उसको नंदनपुर भी बोला जाता है, उस पर उसको तबाह कर दिया, लूटा भयानक, और फाइनली आनंदपाल ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आनंदपाल ने बोला कि अब ठीक नहीं है, अब हमें सबने, तो उसने जाके बिल्कुल अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, 7वां आक्रमण देख लीजिए 1009 में हुआ। कब हुआ? 1009 में। आनंदपाल को पराजित करने के बाद, अब आनंदपाल को पराजित कर दिया, आनंदपाल जो है अपना आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब इनको पराजित करने के बाद होता क्या है कि महमूद को युद्ध की लूट से कुछ हाथियों के अलावा कुछ खास मिलता नहीं है, बस कुछ हाथियां मिलती हैं। उसका मतलब अगर उसके बाद कुछ बात करें कि उसके पास कुछ ऐसी मतलब मूल्यवान चीज मिली हो, तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो अतिरिक्त मतलब हाथियों के अतिरिक्त कोई विशेष वस्तु हाथ में नहीं लगी। अतः लूट की भूख को मिटाने के लिए, उसके अंदर मतलब एक भूख थी कि मुझे लूटना है ना, लूट की जो भूख थी उसको मिटाने के लिए कांगड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में नागरकोट, है ना, नागरकोट में जो ये थे आक्रमण, मतलब नागरकोट पर आक्रमण किया। नागरकोट के किले में मतलब वहां के जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारा धन एकत्र कर रखा था। ठीक है, और वहां पे जब आक्रमण किया नागरकोट के किले पर, तो इसे अपार धन प्राप्त हुआ। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता बोलता है कि भाई 70,000 तो स्वर्ण दिनार यहाँ से इसको प्राप्त, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं, 2000 मन अपरिष्कृत रजत, 20 मन हीरा पन्ना रत्न मोती, ये सब लेकर वो भारत से वापस लौटा था। ठीक है, तो नागरकोट किला। 8वां आक्रमण की अगर हम बात करें 1010 ईस्वी में मुल्तान पर दोबारा से ये आक्रमण करते हैं और विद्रोही दाऊद को बंदी बना लेते हैं। मुल्तान पर कौन है? विद्रोही दाऊद, है ना, उसको क्या करते हैं, अब ये बंदी बना लेते हैं। आ जाइए 9वां आक्रमण 1011 और 12। 9वां आक्रमण थानेश्वर पर, थानेश्वर का नाम आते ही हर्षवर्धन, वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश, है ना। ठीक है, तो 9वां आक्रमण थानेश्वर पर चक्र स्वामी मंदिर, तो थानेश्वर में जो चक्र स्वामी मंदिर था उसको इसने लूटा, और मार्ग में डेरा के शासकों ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वे क्या रहे? असफल रहे। फिर आ जाइए 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी। आनंदपाल का पुत्र आएगा त्रिलोचन पाल, जयपाल का नाती, है ना, ये गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? त्रिलोचन पाल। इसने अपने पुत्र भीमपाल, और त्रिलोचन पाल का पुत्र कौन है? भीमपाल। भीमपाल के कहने पर भीमपाल ने ऐसा सलाह दिया अपने पिता को कि महमूद का विरोध करने के लिए हमें कुछ नीतियां, हमें कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। भीमपाल ने मरगला दर्रे में अपनी किलेबंदी की। ठीक है, महमूद की सेनाओं को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन होता क्या है? असफल रहे, और दर्रे को जीत कर महमूद ने नंदन के दुर्ग पर, नंदनपुर चढ़ाई कर ली। त्रिलोचन और भीमपाल ने कश्मीर में शरण ली, ये भाग खड़े हुए यहाँ से, और वहां का जो कश्मीर का राजा था उसका नाम था संग्राम राज, पढ़ा चुकी हूं मैं पहले। ठीक है, संग्राम राज से मिलकर महमूद से लड़ने की तैयारी करने लगे। इन्होंने संग्राम से हाथ मिलाया और लड़ने की तैयारी करने लगे। कश्मीरी मंत्री तुंग और उसकी सहायता के लिए भेजा। ठीक है, कश्मीरी मंत्री था तुंग, उसकी सहायता के लिए भेजा। तोसी पुक्ष, आधुनिक जो आप देख रहे हो तो ही, वहां मतलब उसके किनारे हुआ युद्ध होता है। ठीक है, गजनवी इसमें विजयी हो जाता है, फाइनली गजनवी की ही विजय होती है। महमूद हो गए विजयी, त्रिलोचन भाग खड़े हुए, जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, है ना, वहां पहाड़ियों की ओर वो भाग खड़े हुए, लेकिन भाग कर हारे नहीं, पुनः अपनी शक्ति को वो सुदृढ़ करने में लग गए। अब उसने क्या किया? महमूद ने बुंदेलखंड के शासक विद्याधर, देखो विद्याधर क्या थे? वो भी अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने के प्रयास में लगे हुए थे। तो विद्याधर से मित्रता प्राप्त की, और ये उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। कौन? विद्याधर। समझ में आया? तो ये था। अब देखिए नेक्स्ट 1018 और 1019 में जो आक्रमण हुआ, महमूद ने चंदेलों के विरुद्ध चढ़ाई की, चंदेलों के विरुद्ध, ठीक है, चढ़ाई की। तो मार्ग में राहिब
राही मतलब रामगंगा रिवर है ना, गंगा की सहायक है रामगंगा। तो रामगंगा जो नदी है उसके किनारे त्रिलोचन पाल ने मुकाबला किया। किससे मुकाबला किया? महमूद गजनवी से। लेकिन पराजित हो जाता है। क्या होता है? यहाँ भी उसकी पराजय होती है। और वो क्या करता है, जब पराजित हुआ ना तो चंदेलों के खेमों में भाग गया। ठीक है, जो चंदेल राजा थे उनके खेमे में वह भाग खड़ा हुआ। और 1021-22 में कहा जाता है त्रिलोचन का वध कर दिया जाता है, तो त्रिलोचन मार दिया गया। भीमपाल ने लोहर के आसपास के क्षेत्रों में 1026 तक शासन किया, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसका कुछ खास महत्व नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, इसका कोई खास महत्व नहीं है भीमपाल का। अब आ जाइए 11वां की बात कर रहे हैं, 1015 और 16। 1015 और 16 कश्मीर में प्रवेश का प्रयास किया, मतलब कश्मीर में एंट्री का भी इसने प्रयास किया महमूद ने। लेकिन लोह कोट से आगे, वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो लोह कोट से आगे बढ़ ही नहीं सका। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया, जो कि भारतीय साम्राज्य की आपको पता है प्रमुख राजधानी थी कन्नौज। इत्र नगरी महोदय नगर कान्य कुब्ज के नाम से 5वीं बौद्ध समिट हो चुकी है हर्षवर्धना के काल में, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर इसने आक्रमण किया। यहाँ पे कौन था? प्रतिहार वंश पढ़ा चुकी हूं मैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेके होता है, पाल वंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश विजय होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का मतलब प्रतिहार राजा रहता है राज्यपाल, राज्यपाल का शासन यहाँ पे था। महमूद ने पहली बार गंगा नदी घाटी में क्षेत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए आगे, कन्नौज आक्रमण के दौरान ही महमूद ने सर्वप्रथम बटन, महावन, मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण कर अंत में कन्नौज पर, पहले यहाँ पे आक्रमण किया, अंततः वो क्या होता है? कन्नौज की ओर आता है। 1018 में गजनी में प्रस्थान किया, ठीक है, और मार्ग में सभी दुर्गों को जीतते हुए आगे बढ़ता है। बुलंदशहर, बरन बोलते थे, है ना, बुलंदशहर बरन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है ये, पहुंचा। और यहाँ के राजा कौन थे? हरिदत्त। बुलंदशहर के राजा कौन थे? हरिदत्त थे। उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता ही स्वीकार नहीं की, उन्होंने इस्लाम भी, मतलब कि मुस्लिम धर्म को इन्होंने कबूल कर लिया, ठीक है। उसके बाद महावन पर आक्रमण होता है। ये यदुवंशी होते हैं, कुलचंद होते हैं, मतलब कि कुलचंद राजा होते हैं। तो ध्यान से सुनिए कि ये जो इस्लाम धर्म स्वीकार किया हरिदत्त ने, है ना, बुलंदशहर का राजा हरिदत्त ने, उसके बाद महमूद ने क्या किया? महावन पर आक्रमण किया। महावन में कौन था? यदुवंशी राजा था, नाम था उसका कुलचंद। कुलचंद का शासन था। इसने वीरता पूर्वक मतलब लड़ाई की और अपने सम्मान को बचाते हुए इसने पहले तो अपनी पत्नियों को काट डाला और उसके बाद खुद भी अपने आप को इसने आत्महत्या कर लिया। उनको मारा फिर खुद को मार दिया इसने अपने सम्मान को बचाते हुए। नाम था इसका कुलचंद। कहाँ का था ये? महावन पर, है ना, यदुवंशी था। फिर उसके बाद मथुरा पर चढ़ाई करते हैं। मथुरा एक्सक्यूज मी, मंदिरों की नगरी से प्रख्यात थी, लेकिन इसके लिए मतलब कोई शासन वहां पे जो करते थे या फिर वो उसके सुरक्षा के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था, ठीक है। 13वां आक्रमण अब देखो कैसे होगा। वृंदावन पर चढ़ाई किया महमूद, अपार धन लूटा। मथुरा को लूटने के बाद फिर वृंदावन पर आक्रमण, उसको लूटा। यहाँ से कन्नौज गया। प्रतिहार राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए अब ये जाएगा कन्नौज पे। मैंने बोला ना कन्नौज से पहले वो कहाँ कहाँ जाता है? बटन, महावन, मथुरा और वृंदावन, ठीक है। फिर उसके बाद कन्नौज गया। कन्नौज में कौन है? बता चुकी हूँ, प्रतिहार राजा है राज्यपाल। वो बिना मतलब कोई युद्ध सामना करने की दूर वो भाग खड़े हुए, ठीक है। प्रतिहार राजा राज्यपाल बिना युद्ध किए बारी, गंगा के पूर्वी तट पर ये जगह पड़ती है बारी, वहां पर ये भाग गया राज्यपाल, ठीक है। कानपुर के निकट मंझावन पर आक्रमण किया, जो कि ब्राह्मण के किले के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। मंझावन ब्राह्मण के किले के नाम से प्रसिद्ध था और 25 दिन तक यहाँ पे संघर्ष चलता है। फाइनली जो है विजयी होता है महमूद गजनवी। यहाँ भी ये जीत जाता है। लौटते समय मार्ग में पड़ने वाले असी और सिरसावा, क्या नाम है, लौट रहा था जब वापस तो इसे रास्ते में दो जगह मिली, दो क्षेत्र है, असी और सिरसावा। सिरसावा वर्तमान का जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में, उसके निकट ही पड़ता है। उनके दुर्गों को भी इसने जीता और वहां का जो असी का शासक था वो था चंद्रपाल और जो सिरसावा का शासक था वो था चांद राय। तो चंद्रपाल और चांद राय ने मुकाबला नहीं किया और महमूद ने दोनों के क्षेत्रों को भयानक लूटा, ठीक है। और यहाँ से जो संपत्ति मिली उसे लेकर वापस चला गया। तो अभी तक हमने जो है 13वें तक पढ़ा है। बहुत लंबी वीडियो हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 14, 15, 16, 17 ये सारे आक्रमण और जो बचे हुए हैं वो देखेंगे। और
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।